विश्वास रखते हैं। हम इनके कार्यक्रम को, जिस पार्टी से मैं आता हूं, इनके कार्यक्रम को प्रतिवर्ष मनाने का भी काम करते हैं। मनाया जाता है इनकी जयंतियां, चाहे इनकी पुण्यतिथि हो, उसको मनाने का काम करते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि वो युग पुरुष थे। महात्मा गांधी के विषय में मेरी धारणा थी, डॉक्टर लोहिया के विषय में मेरी धारणा है, जयप्रकाश नारायण के विषय में मेरी धारणा है, और इस देश के अनेक मनीषियों, राजनीतिक मनीषियों के विषय में मेरी धारणा है कि जितने बड़े वो राजनेता थे, उससे बड़े वो समाज सुधारक थे। और समाज सुधारक के कई प्रमाण भी। और स्वयं मैं इसलिए कहता हूँ, गांधी को ले लीजिए, जयप्रकाश को ले लीजिए, लोहिया के लीजिए, जो चौखंबा राज की बात चल रही है, क्या कई चरणों में सरकार भी उसको आगे बढ़ा रही है। आज जयप्रकाश गांधी जी का ग्राम स्वराज, आज पंचायतों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो रही है। गांधी को तो गए हुए बहुत लंबा काल हो गया, जयप्रकाश नारायण को गए हुए लंबा काल हो गया, लोहिया जी को गए हुए लंबा काल हो गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, विचार की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। उसकी धाराएं कुछ बदलती और बनते बिगड़ती रहती है, लेकिन विचार की यात्रा चलती रहती है। और इसका स्पष्ट प्रमाण है भी। महात्मा गांधी के कुछ एग्जाम्पल को मैं कोट करूंगा। लॉर्ड वीरविल को उन्होंने पत्र लिखा था शराबबंदी पर, क्योंकि वो मानते थे कि शराबबंदी एक बड़ी बुराई है। और उन्होंने लिखा बाद में कि मैं देश का शासक हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि इस पर अंकुश लगाने का काम करूं। और नारी आंदोलन लोहिया का था, और आप स्वयं नारी आंदोलन लोहिया का। और he is not yielding, he is not yielding, he is not yielding, he is not yielding. मैं इसलिए कहता हूं, प्लीज एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलते नहीं। After that, the Congress party spoke. Fine. The next speaker is BJP. If BJP chooses not to speak, we are the third largest party, the Trinamool Congress. How come is the JDU speaking now? I have no problem if BJP has given them the time. But the next speaker needs to be Trinamool Congress. That's all. Thank you, sir. आप हाउस में मौजूद नहीं थे, हाउस की परमिशन ली मैंने, चूंकि वो अस्वस्थ है, जाना चाहते इसलिए। माननीय वशिष्ठ जी बोले आप कंटिन्यू करें। सभापति सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप कंटिन्यू। मैं अपनी बात इसलिए कह रहा कि विचार की यात्रा तो कभी खत्म नहीं होती। उन लोगों ने जो सपना देखा था, समाज को का भविष्य जिस रूप में देखा था, आज भी समाज उसको पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों में प्रयास कर रहा है। इसलिए हम मानते हैं, बिहार में ही देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण के मामले में ये 3 तलाक जैसे ये सवाल है। महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह भी एक गंभीर समस्या, तिलक दहेज भी एक गंभीर समस्या। ऐसी सामाजिक रूढ़ियां लंबे काल से चल रही हैं जो आज जड़ जमा चुकी हैं। और जब कोई चीजें प्रचलित जो व्यवस्था रहती है, जब जड़ जमा चुकी रहती हैं, तो उसको दूर करने में समय लगता है। लेकिन मैं इसके लिए मानता हूँ, इसके लिए बड़े अभियान की जरूरत है। और आज पंचायतों में महिलाओं को बड़े पैमाने पर आरक्षण दिया गया है, उसका असर तो दिखाई पड़ रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये विधेयक जो है, ये सवाल है, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जागरूकता करने की जरूरत है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र और महोदय, माननीय वशिष्ठ जी, इस सदन की बड़ी खासियत है, हम तो आते हैं, विरोध करते हैं, हम समर्थन में बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी तो मैं ये देखता हूँ, असहमति पर भी सहमत होकर के इस हाउस से निकलते हैं कि मैं आज असहमत हूँ, कल इस पर बहस होगी, फिर सहमत का प्रयास करने का प्रयास करूँगा।
बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। कि आपने इस गंभीर धन्यवाद। विषय पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। लेकिन अब धन्यवाद। लोग बहिष्कार करें। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए, थैंक यू सर। बहिष्कार। आज माननीय मुख्तार अब्बास नकवी। थैंक यू सर। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज ये सदन 33 सालों के बाद, 33 इयर्स के बाद फिर से एक बार इस सामाजिक कुरीति और कुप्रथा जैसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रही है। इसी सदन ने 8 मई 1986 को जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के मुद्दे पर फैसला दिया था, तो उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए एक बिल लाया गया था और उस बिल को कांग्रेस पार्टी लाई थी। कांग्रेस पार्टी उस समय लोकसभा में 400 सीटों से ज़्यादा थी और इस सदन में 159 सीटें खुद कांग्रेस की थी और उनके साथियों को मिलाकर 200 थी। यानी पूरा के पूरा संख्या बल इनके पास था कि किस तरह से इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे हैं। आज देश जो है वो इस जुल्म और इस इंसानियत पे कुठाराघात करने वाले इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले कानून पर जो चर्चा हो रही है, जो बिल पर चर्चा हो रही है, उसको देख रहा है। मुझे लगता है कि कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का कि जवाब माननीय लॉ मिनिस्टर साहब देंगे। मैं इसमें माननीय उपसभापति महोदय, मैं इसमें 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहला ये, हमारी बहन जो माननीय सदस्य है उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है वो महिलाओं की क्या चिंता, आपको सभी की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, सभी की चिंता कर रहे हैं तभी ये कर रहे हैं। यस। हम संवैधानिक अधिकार, हम सामाजिक सुरक्षा, इसके पूरी तरह से पक्ष में है। अब क्या हमने किया है इन 5 सालों में, हम आपको बताना चाहते हैं। महिलाओं के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आधी आबादी को ध्यान में रख करके मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है 161 दिनों में 640 दिनों में कर दिया। बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बैंक खाते खुलवाए। उसके अलावा मुद्रा योजना में 75% महिलाओं को लाभ हुआ। 50 लाख लोगों को जो लाभ दिया गया उसमें 75 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 36 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले, इसमें 51% महिलाएं हैं। उसके अलावा जो है प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ 44 लाख से ज्यादा शौचालय खुले और इसका सबसे ज्यादा ये सामाजिक सुधार है, ये जो है महिलाओं को इसका लाभ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया गया। इंद्रधनुष योजना के तहत देश भर में करोड़ों गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के योजना को मिशन मोड में किया गया। अब आप आ जाइए जरा अल्पसंख्यक महिलाओं की बात। अल्पसंख्यक महिलाओं को हमने कहा कि हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, उसकी आधी आबादी महिलाएं हैं। उनके हम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण और समावेशी सशक्तिकरण के पक्ष में हम पूरी तरह से हैं। हमने जो है वो स्किल डेवलपमेंट के तमाम हमारे कार्यक्रम है। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय कार्यक्रम है उसमें हमने 8,50,000 से ज़्यादा युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के मौके दिलाए, जिसमें कि 60% लड़कियां हैं। हमने जो है वो जो ड्रॉप आउट रेट होता है लड़कियों का,
खासतौर से। वो ड्रॉप आउट रेट जब 14 में हम थे तो 72-73% हुआ करता था। हमने जो है जो स्कॉलरशिप दी, स्कॉलरशिप जो 3 करोड़ 18 लाख स्कॉलरशिप दी, जिसमें कि 60% लड़कियां थी, वो ड्रॉप आउट रेट जो है वो घट करके और 34-35% हो गया। हम 0% करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम ऐसे हैं। उसके साथ आपके समय में जो महिलाएं अकेले हज पर जाना चाहती थी, उस पर रोक लगा रखी थी। आपने कहा कि जी बिना महरम के आप नहीं जा सकती। मोदी जी ने बिना महरम के महिलाओं को हज यात्रा पर जाने का रोक खत्म की और इस बार 2300 महिलाएं अकेले हज यात्रा पर जा रही हैं। 2 करोड़ लोग, 2 लाख लोग हज यात्रा पर, 2 लाख मुसलमान हज यात्रा पर जा रहे हैं। उसमें 50% महिलाएं हैं। ये 50% महिलाएं हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये एक सामाजिक कुरीति और सामाजिक कुप्रथा को खत्म करने के लिए हम इस कानून को ला रहे हैं। अब उसके लिए तर्क दिया जाता है। अभी हमारी बहन ने भी तर्क दिया, कई लोग बाहर भी तर्क देते हैं कि साहब जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इनलीगल हो गया, तो कानून बनाने की क्या जरूरत है। उपसभापति महोदय, क्या कत्ल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? क्या बलात्कार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? क्या आतंकवाद कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? क्या चोरी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? क्या ये तमाम जो जघन्य अपराध हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर कड़े से कड़े कानून बनाए, ताकि इस जघन्य अपराध को करने वाला जो है वो इसके करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हम ये करेंगे तो हम जेल जाएंगे। अब उसको कहते हैं जी जेल चला जाएगा पति तो क्या होगा उसका। अरे भाई, तुम ऐसे कुकर्म करो क्योंकि जेल जाओ। वैसे भी तलाक के बाद क्या होता है? और जब आप जो है उन महिलाओं को बेसहारा उनके साथ हैवानियत का काम करेंगे और उसके बाद कहेंगे आपके साथ इंसानियत का बर्ताव किया जाए। इसलिए ये सुधार से जुड़ा हुआ है। आप सुधार की तरफ नहीं सोच रहे हैं, आप वोटों के उधार की चिंता कर रहे हैं। और इस वोटों के उधार के चक्कर में आपने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। उपसभापति महोदय, मैं आपको इस सदन में मैंने जैसा कहा कि जब 8 तारीख को ये चर्चा हुई थी, आज से 8 मई 1986 में, तो एक हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य थे और ख़ासतौर से अगर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों यहाँ पे तो वो ज़रूर इस बात को सुने। उन्होंने जो है वो इसी सदन में चर्चा के दौरान जो बातें कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात ये थी, वो मुस्तफ़ा बिन कासिम साहब ने अब इस सदन में जो कहा था, मैं उसको जो है वो दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, आई वुड लाइक टू प्लेस बिफोर द अगस्त हाउस दैट द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी कांग्रेस पार्टी, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टोटल एक्सपोज टू द पीपुल दैट what make you to oppose the judgment of the Supreme Court in Shah Bano case? Let me tell you, sir, and the honorable members of this house, that because of the share of political opportunism for the making some minor temporary electoral gain, and they are surrender mechanically to whim of the characteristic of the fundamentalists of the Muslim community of our country. दिस बिल, ये जो सदस्य थे, इन सदस्य ने इसी सदन में कहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा, दिस बिल इज पिंकली रिएक्शन ऑफ द रिवर्सल विच रूलिंग पार्टी सफर इन ए सर्टेन रीसेट बाई इलेक्शंस। उस समय कोई बाई इलेक्शंस हुए थे, उसमें डिफीट हुई थी, अभी तो आपकी बड़ी डिफीट हुई है। दिस बिल विच सरेंडर इन द फंडामेंटली डज नॉट पे द डिविडेंड टू द कंट्री इन टर्म ऑफ द फर्थनिंग ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। With your permission, sir, I would like to patent the opportunist appeasement of the fundamentalist has never and shall be in the interest of the healthy growth of the Indian nationalism. During the course of our national liberation movement, the certain point of the time of some such opportunist alliance, which is the fundamentalist,
was made, it did not do any good for our national interest. Instead of the unmutility and surrendered hand of the fundamentalist and the result of the partition of the country. Sir, I again charge the present Congress party making an opportunity to alliance with the fundamentalists being the instigation of the section of the peoples of the country which is a slogan that Shariat in danger, yani Shariat bachao. Then Shariat is the just for the sake of the perspective of electoral gain against the left and democratic forces of the country. I in turn noted the warning we are already hearing the whisper of the new Jinnah are in making. ये मैं इसी सदन में जब बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ था और लेकिन क्योंकि उस संख्या बल के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो है वो मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार को पूरी तरह से उसको हाईजैक कर लिया था उस बिल के माध्यम से। एक सभी लोगों को इस बात का कुछ जानते होंगे, एक निकाह फिल्म आई थी। उस निकाह फिल्म में एक जो गाना आज भी जो है वो मैं उसको आज भी जो है उसको बिल्कुल सार्थक मानता हूँ। उसमें कहा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए, खुद को भी हमने मिटा डाला मगर फासले जो दरमिया फिर रह गए। उस जुल्म को, उस अन्याय को, उस गैर इंसानी कुकृति को हम खत्म करने के लिए ये कानून ला रहे हैं। हम जो है ये कानून जो है वो किसी धर्म, किसी मजहब और इसका इस्लाम से क्या लेना देना भैया, इस कुरीतियों को प्रथा का। अभी रविशंकर जी ने बताया कि इसी ये जो ट्रिपल तलाक है ये तमाम इस्लामिक देशों ने जो इसे गैर कानूनी भी बताया, गैर इस्लामी भी कहा हुआ है। और जब गैर इस्लामी और गैर कानूनी और आज नहीं कहा, इजिप्ट ने जो है वो 1936 में सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ये कानून है ये गैर इस्लामी भी है, गैर कानूनी भी है और अपराध भी है। अब इजिप्ट ने 1936 में कह दिया, उसके बाद जो है तुर्की ने कहा, उसके बाद बांग्लादेश, तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने कि इसको गैर कानूनी भी कहा, गैर इस्लामी भी कहा, तमाम बांग्लादेश और सारे देश हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जो है वो गैर इस्लामी भी हो गया, अब इनकी दिक्कत क्या है? कहते हैं जी नहीं ये तो पर्सनल लॉ से चलेगा। पर्सनल लॉ क्या है साहब? अंग्रेज़ों ने 1937 में बांटो और राज करो कि एक सोच के तहत उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पर्सनल लॉ बनना चाहिए और पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बनना चाहिए। और उस समय जो है वो बन गया। बनने के बाद जो है वो कांग्रेस के मित्रों ने भी उसी जो अंग्रेजों की नीति थी उसको आगे बढ़ाया। आप लोग कांग्रेस, अब हिंदू पर्सनल लॉ तो नहीं है इस देश में। अब हम कहते हैं देश हमारा पंथ निरपेक्ष देश है, हमारा देश संवैधानिक वसूलों और मान्यताओं से चलता है। हमारे देश में जो है वो किसी के को ऊंचा नीचा नहीं दिखा सकता। संविधान का आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी रंग के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। आप भारतवासी जो भारत का नागरिक है उसको आप समान सुरक्षा देंगे और समान उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? अब ये तो हम कह नहीं सकते। आज देश में जो है वो मुझे लगता है एक बड़ी राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि तमाम देशों ने अगर जो है वो अपने देश में कॉमन सिविल कोड बनाया हुआ है, और ये मैं देश तमाम ऐसे हैं जो कि वो देश है जो देश की जो है वो आज पूरी तरह से मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और खुद गोवा में जो है वो कुछ हद तक कॉमन सिविल कोड काम कर रहा है। हमें क्या किया? हमने कहा कि जी हम क्रिमिनल लॉ मानेंगे, सिविल लॉ हम नहीं मानेंगे। और सिविल लॉ में भी जो है वो ऐसे लॉ जो कि हमें सूट नहीं करते वो नहीं मानेंगे। हमें लगता है कि कभी ना कभी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि क्या हमारे देश में एक देश है कानून हो सकता है क्या? हमारे लिए हर नागरिकों के लिए समान कानून हो सकता है क्या? जो संविधान ने हमें जो है वो ये कहा हुआ है। अब हमारे देश में जब सती प्रथा खत्म हो जाती है,
हमारे देश में जो है वो तमाम और जो कानून है वो ख़त्म किए जाते हैं और जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म की जाती हैं, तब तो इतना शोर नहीं मचता, तब उस पर किसी ने सवाल नहीं किए करें। अब जो है वो हमें 33 साल 33 ईयर्स, और पिछली बार तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस ट्रिपल तलाक बिल का समर्थन कर दिया। अब लोकसभा से लेकर के और राज्यसभा तक आते आते, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक आते आते कांग्रेस पार्टी के पैर क्यों लड़खड़ा गए पता नहीं। अभी भी ऐसा वक्त है, अभी भी आत्मचिंतन करने का वक्त है कि आप जो है वो इस सामाजिक कुरीति कुप्रथा को खत्म करने वाले कानून को का मदद कीजिए, क्योंकि देश जो है वो आज आपके जो व्यवहार है, आप जो कुछ कहने वाले हैं, जो कुछ आप करने वाले हैं, अब आप कहते हैं जी, रविशंकर जी ने बताया भी कि आप कहते हैं कि जी हमें 3-4 चीज़ों पर, शुरू में आपका कहना था कि 3-4 चीज़ों पर हमें बहुत एतराज़ है कि साहब आपने जो है वो इसको नॉन अवेलेबल कर दिया है, आपने जो है कंपाउंडिंग की व्यवस्था नहीं की है, FIR भी कोई कर दी है, सारी चीज़ें जो है वो आपका जो सुझाव था उस सुझाव को सरकार ने माना और उसके अवेलेबल भी हो गया। कंपाउंडिंग की व्यवस्था भी है, जो ब्लड रिलेशन है वही उसमें जो है FIR कर सकता है, उसका दुरुपयोग। अब दुरुपयोग जो है वो इसलिए कि आप उसका दुरुपयोग हो जाएगा, पति जेल चला जाएगा, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। पिछली, मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है इतना, रेणुका चौधरी जी ने इसी सदन में जो उस वक्त जो है आप निष्प्रभावी करने के लिए बिल लाए थे, उन्होंने जो बोला है इस सदन में, आप लोग जरूर निकाल करके पढ़ लीजिएगा। आपकी पार्टी के नेता, पिछली बार तो आप जब सेलेक्ट कमेटी बना रहे थे तो उनको चेयरमैन भी बना रहे थे। तो ये तमाम ऐसे हैं जिनमें, और मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है। आपने जो उन लम्हों की खता की थी उसकी सजा आपने अभी तक भुगती है, और आपको आज मौका है कि उस खता को आप करेक्ट करिए, उस जो गलती की है उसको आप करेक्ट करिए, और अगर करेक्ट नहीं किया तो फिर आप भुगतिए, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये कानून जो है पास होना चाहिए और पास होगा, और पास के साथ ही साथ हमें जो लगता है कि इसके कई ऐसे पहलू हैं। अब जिस वक्त जो है वो 85 में शाहबानो का जजमेंट आया था, इसमें मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे माननीय सदस्य थे जो एक आंदोलन चला था। वो आंदोलन चला था, 2 आंदोलन हुए थे। एक आंदोलन चल रहा था वो मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार को दिलाने के पक्ष में, एक आंदोलन कुछ उस वक्त जो है वो दकियानूसी और कट्टरपंथी लोगों का चल रहा था कि साहब इस बिल को और इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के इसका खात्मा कर दो। देश जो है वो हमारी जो पार्टी की संख्या तो उस समय 8 थी यहाँ पे, आप जो है वो उस वक्त जो है वो 159 और 200 के लगभग आपकी सब मिला जुला के आप लोग थे। लोकसभा का हमने बताया 400 से ऊपर थे। वो आपका संख्या बल जो था, वो संख्या बल जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, कमजोर करने के लिए नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने उल्टा किया, और हम आज जो है वो चाहे वो तमाम इस्लामिक देश हों, चाहे वो और भी नॉन इस्लामिक देश हों, वो सब के सब इस कुरीतियों को, प्रथा को ख़त्म करने के पूरी तरह से पक्ष में रहे हैं और पक्ष में हैं। उपसभापति महोदय, मैंने एक चीज़ जिक्र किया, जो तमाम ऐसे बुराइयां और तमाम ऐसे कानून, तमाम ऐसे कुरीतियां हैं जिनको कि हमें ख़त्म करने के लिए बार बार हमने जो है वो कदम भी उठाए और बार बार जो है हमने वो किया। अभी इसमें 3 चीज़ें मैं छोटी छोटी सी बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। कि अभी कहते थे कि साहब इसमें जो है वो अभी इसके ये घटनाएं हुई कहाँ। ये एक 23 दिसंबर 2008 का एक ये है तस्दीकनामा, यानी कि तलाकनामा। तस्दीक की जाती है कि मोहम्मद इब्राहिम उर्फ खुद पप्पू पुत्र मोहम्मद रमज़ान साहब किबला साकिन कटपोली रोड इस्माइली दरबार भोपाल ने अपनी पत्नी मुमताज़ श्रीमती फरहान पुत्री मोहम्मद साजिद साहिबा साकिन लक्ष्मी नगर गल्ला भोपाल में 16 मई 2008 को 14 महीने पहले फ़ोन पर तलाक दे दिया।
मोहम्मद इब्राहिम पप्पू ने इस तलाकदेही से मुझे इकरार फ़ोन पर किया, इसलिए फरहान तलाकशुदा है और वह अपने अक़द सानी कर लेने की शर्त पर मजाज है। यानी कि ये जो है वो और ये मेरे पास वो कागज़ भी है, अगर आप कहेंगे, अगर कोई माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं उसको भी आपके वहाँ पटल पे रख दूंगा। ये एक कर दिया गया। अब ये अपराध नहीं है क्या? ये तो कत्ल से बड़ा अपराध है। और इस अपराध को जो लोग कर रहे हैं उनका आप संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं केवल एक शेर कहकर अपनी बात ख़त्म करूंगा। जब हम सरकार में हैं, आप भी सरकार में थे, तो मैं एक बात कह करके अपनी बात ख़त्म करूंगा कि तू दरिया में तूफ़ान क्या देखता है, तू दरिया में तूफ़ान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो हम जो है वो हमारा जो सरकार है वो समावेशी सोच के साथ काम कर रही है, समावेशी सुधार के साथ काम कर रही है और मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के संकल्प के साथ काम कर रही है। इसी बात को कहकर मैं आपसे अपील करूंगा कि इसका समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री दोला सेन जी। सर 12 मिनट्स नहीं है तो हमको इजाजत दिया जाए वो खत्म करने का। हाँ। हम कोशिश करेंगे जल्दी बोलने की। माननीय चेयरमैन ने कहा था कि कॉन्टिन्यूसली इस पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए लंच में जो माननीय सदस्य लंच के लिए जाना चाहते हैं वो लंच करके लौट आएंगे। चूंकि नहीं। दो अपनी बात में कहा था, अपनी बातचीत स्पिरिट खत्म हो जाएगा सर, आप प्लीज कंटिन्यू। स्पिरिट खत्म हो जाएगा। 2-5 मिनट का बात है, अलाउ कर दीजिए। आप बोले, आप बोले। स्पिरिट खत्म हो जाएगा सर। आपने जो अभी घोषणा करी है इस पे कोई चर्चा ना बीएससी में हुई है ना हम लोगों से हुई है। माननीय चेयरमैन ने अभी कहा आनंद जी, मैं बिल्कुल नहीं कहा। ये रिकॉर्ड दिखवा रहे हाउस ले हैं। ऑलरेडी माननीय चेयरमैन ने कहा, उस वक्त आपने नहीं बताया। समय लोग बोलना चाहते हैं। माननीय चेयरमैन ने अपनी बात में ये चीज, माननीय चेयरमैन ने अपनी बात में ये कहा है। आप रिकॉर्ड देखिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। सहमति होती है कि लंच कैंसिल होगा, कई बिल में हमने किया है। माननीय चेयरमैन ने जब कहा तो हम मान के चलते क्या सहमति बनी। नहीं मान रहे इसको, इसका हिस्सा नहीं है। आप कल से सुबह 9 बजे करिए शुरू। अगर सब पूरे 200 साल के बिल पास करने हैं, आज तो सुबह से ही शुरू हुआ है। क्वेश्चन आवर नहीं है, दूसरा नहीं है। अब लंच भी 12 बजे से, अब लंच आवर भी खत्म करो, फिर डिनर भी यही करो। ये कोई सीमा है? अब एक बिल पास कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी नहीं मानते इसको। प्लीज सर 11 मिनट के अंदर 5 मिनट है। दोला सेन जी प्लीज, दोला सेन जी प्लीज। सर 11 मिनट के अंदर 5 मिनट बोलेंगे, लास्ट के बाद और 5 मिनट। स्पिरिट विल बी हम्बल्ड। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी कि जस्ट पुट योर थॉट्स। प्लीज स्पीक। दोला सेन जी प्लीज स्पीक, प्लीज स्पिरिट स्पीक। खत्म हो जाएगा सर। आप बोले, हम लोग समझ रहे हैं। प्लीज माननीय चेयरमैन ने कहा था, आप सबने सुना, इट्स ऑन रिकॉर्ड। इसे देरी करना है। प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक, प्लीज स्पीक। सर 5 मिनट में 11 मिनट का बात कैसे होगा? आप बोले, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ₹1 प्रति